Hello viewers, my name is दीपक कुमार चचड़ा एंड वेलकम टू TND कॉमर्स सॉल्यूशंस ग्रुप। आज की वीडियो हमारी डेफिनेशन के ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर होगी। क्या होती है डेफिनेशंस, किन किन डेफिनेशन से मिलकर बना है इनकम टैक्स। जैसे हमने अपनी लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स क्या होता है, आय के ऊपर कर। उसी तरह इसके अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिसके बिना इनकम टैक्स अधूरा है, यानी जिनके बिना इनकम टैक्स को समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन जरूरी होता है, उसी तरह इनकम टैक्स के लिए भी कुछ चीज़ें बहुत जरूरी हैं। आइए आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन, कुछ भाषाएं, कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे हम आयकर के बारे में, जिसमें से पहली डेफिनेशन है इनकम। जिस तरह बिजनेस को चलाने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, मनी ज़रूरी है, उसी तरह भी इनकम टैक्स को जनरेट करने के लिए आपकी इनकम होनी मैंडेटरी है। यानी यू कैन से या वी कैन से इनकम इज़ द ब्लड ऑफ इनकम टैक्स। आय का होना ही आय पर कर लगा सकता है, अगर आय है ही नहीं तो कर कैसे लगेगा। यानी बिना आय के कर की संकल्पना करना भी व्यर्थ है। यानी आय के बिना कर क्या है, शून्य है। यानी अगर आपकी आय शून्य है या एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपकी कर क्या होगा, शून्य होगा, ना के बराबर होगा, नहीं होगा। यानी उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती बिना आय के। अब आय क्या होती है, जिस तरह एक इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी या HUF या कोई भी अदर बिजनेस जिसके जो भी कार्य करता है उसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, मुख्य उद्देश्य सोशल वर्क करना होता है, मुख्य उद्देश्य अपनी जीविका चलानी होती है। पर जो जीविका चलानी है, सोशल वर्क करना है या उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना है, तो वो सभी की सभी आय हैं, इनकम है। बिना पैसे के बिजनेस चलाना संभव नहीं है, तो बिना इनकम के यानी बिना आय के, बिना धन के कर लगाना भी संभव नहीं है। अब कर होती क्या चीज़ है, कर क्या है। जिस तरह कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल हो, चाहे HUF हो या कंपनी हो या एनी अदर पर्सन, जो भी कार्य करता है जिससे वो जो अर्न करता है यानी जो कमाता है, जो वो कमाना है वही आय है, उसी पर ही लगता है कर। आय कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो सकती है। जो भी आप कार्य करते हैं अपनी जीविका, लाभ या सोशल वर्क या किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, वो आय है। आय के मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है आयकर के द्वारा, जिसके 5 नाम हैं। पहला सैलरी हेड, जिसने कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई गवर्नमेंट करता है, कोई किसी भी तरह की जॉब करता है, वो जिसको उसको जो पर मंथ मिलती है वो सैलरी है। दूसरी होती है हाउस होल्ड। कई लोग क्या होते हैं, प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा देते हैं, एक घर छोड़ के बाकी जितने भी घरों से आप जो रेंट के जरिए या लीज के जरिए जो आप कमाते हैं वो आपका हाउस होल्ड में आ जाता है। बिजनेस, PGBP, आप हर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कोई अधिकतर बिजनेस करते हैं, जैसे अंबानी है, टाटा है, अदर कई प्रकार के बिजनेसमैन हैं जो PGBP के अंडर आते हैं, जो वो अपना बिजनेस करते हैं और उससे जो कमाते हैं वो इनकम होती है इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग। CG, कैपिटल गेन, कोई गेन करना, कोई संपत्ति बेच देना, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देना, वो CG, उससे जो मिलने वाला ब्याज है या उससे होने वाली जो कमाई है वो आय है, यानी इनकम है। इन 4 हेड के अलावा जो 5वां हेड होता है वो होता है अदर सोर्स। इन चारों हेड के अलावा आपने कहीं से भी पैसा जनरेट कर दिया, कहीं से भी, किसी भी स्थिति से, वो आपकी आय है और वो टैक्सेबल है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। आय कर क्यों लगाया जाता है। जिस तरह हर पर्सन को जीविका चाहिए होती है, लाभ चाहिए होता है, और समाज की सेवा करना होता है कोई भी, उसी तरह सरकार को भी चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। और इनकम टैक्स यानी आय कर सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। यानी ये सबसे बेसिक ऐसा टर्म है जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देता ही देता है। अब प्रश्न बैठता है, कर के बदले में हमें कुछ मिलता है क्या। आप कर देते हैं डायरेक्ट अपनी इनकम के ऊपर, पर आपको मिलता है इनडायरेक्ट में। उसका बेनिफिशियरी हर व्यक्ति को होता है आयकर का, चाहे वो टैक्स पे करता है या नहीं करता है, या वो जीरो में आता है या एग्जेम्पशन लिमिट से आता है, चाहे वो दुनिया का सबसे हायर टैक्स पेयर क्यों ना हो। गवर्नमेंट वेलफेयर्स के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सभी के लिए समान होते हैं। यानी डायरेक्ट में टैक्स जाता है, बेनिफिट्स आपको इनडायरेक्ट में मिल जाते हैं। अब प्रश्न बैठता है, इनकम क्या यही 5 हेड के अलावा जनरेट होती है या कहीं और से भी हो सकती है। जैसे आप वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव कर लेते हैं, अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन देता है वो भी आपके लिए क्या है, आय ही मानी जाएगी, चाहे वो आपको नकद में ना मिलके किसी जरिए से मिला हो। आपको प्रिक्विजिट्स, कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी आपकी आय में शामिल किए जाते हैं।
यानी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम वो हिस्सा है जो कहीं से भी जनरेट हो, चाहे वो डायरेक्ट रूप में जनरेट हो चाहे वो इनडायरेक्ट। इन 5 हेड्स में होने वाली इनकम मोस्टली डायरेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट कहीं आपसे कोई गिफ्ट मिल गया तो वो टैक्सेबल है। अब टू कुछ लिमिट है 50,000 की, या बाद में बात करेंगे, उसे अगली वीडियो में जनरेट करेंगे उसके बारे में, तब बताएंगे कि क्या होता है। एग्जम्पशंस हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल गया तो टैक्सेबल है। अभी आप इतना आम भाषा में समझिए कि इनकम क्या है, कहीं से भी आप जो आय जनरेट करते हैं वो इनकम है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 20,000 रुपये महीना कमाता है तो सालाना 2,40,000 सैलरी है ये। हाउस होल्ड आपने अपने 2 घर हैं, 3 घर हैं, 5 घर हैं, एक घर को छोड़ के जिसमें आप रहते हैं, उसके अलावा होने वाली जितनी भी इनकम है, जहाँ से आपको रेंट मिलता है, चाहे कुछ भी किसी तरह भी आपको मनी रिसीव होती है, वो हाउस होल्ड से है। पीछे जैसे अंबानीज हैं, टाटा हैं, अदर बेनिफिट्स हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, काफ़ी हज़ारों लाखों में वो जो कार्य करते हैं, चाहे वो अपनी सर्विस देते हैं, चाहे वो अपनी गुड्स देते हैं, उससे जो उनको इनकम मिलती है वो इनकम है पीजीबीपी। कैपिटल गेन कोई लॉन्ग टर्म में आपने कोई से बॉन्ड्स खरीदे थे, शेयर खरीदे थे, कोई ज्वेलरी आपने अपनी सेव करके रखी हुई थी बैंक्स में या कहीं पर, आपको उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है जो लॉन्ग टर्म में, वो कैपिटल गेन है। अब अदर में जो इन चारों से बच गया वो अदर है। अब क्या इनकम केवल यही होती है? ये तो हुई नॉर्मल इनकम। जैसे इसी तरह होती है कैजुअल इनकम। कैजुअल नाम से समझ में आएगा, इनकम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। कैजुअल होता है इमरजेंसी, अचानक कैजुअलिटी हो गई, समस्या हो गई, कहीं से हो गया। वाइंडफॉल गेन, कोई आपने सट्टाबाजी की स्पेकुलेशन किया, कोई जुआ खेला, गैम्बलिंग करी, या कहीं से भी आपको पैसा मिल गया, घोड़े की रेस में लगा दिया, ये एग्जाम्पल है। इसी तरह कई तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं स्पेकुलेशन या अचानक गेन होने के, वो कैजुअल इनकम होती है। यानी कि ये 5 हेडों से अलग है कि आम सामने वाले को पता ही नहीं है पर अचानक हो जाती है। जैसे अब आप जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम संपत्ति बेचते हैं, हमें पता होता है पहले कि हम बेचेंगे, हमारे को इनकम जनरेट होगी, हमारे को अंदाजा होता है। कैजुअल इनकम जैसे अचानक कोई सट्टेबाजी में आप जीत गए, आप गैम्बलिंग कर गए, ये सारी बातें। अब प्रश्न बैठता है कैजुअल इनकम को क्या नॉर्मल इनकम की तरह जनरेट किया जाता है, यानी ट्रीट किया जाता है? आंसर इज दैट नो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैजुअल इनकम एक ऐसी इनकम है जिसका पहले ना देने वाले को ना लेने वाले को ज्ञान होता है कि ये होगी। दूसरा, अब कैजुअल इनकम के कुछ फ्लॉस भी हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर किया गया एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं होता है। यानी कि आपने कोई इनाम जीता, मान लीजिए आपने घोड़े की रेस में 2 लाख रुपए जीते, आपने टिकट खरीदा था 5,000 रुपये का, एग्जाम्पल है ये, तो 5,000 डिडक्ट नहीं होंगे 1,95,000 में अगर आपको 2 लाख रुपए इनाम में मिल गए हैं तो नहीं। 2 लाख इज कैजुअल इनकम, पूरी कैजुअल इनकम ट्रीट किया जाएगा। दूसरा, इस पर सबसे मैक्सिमम रेट लगता है। याद होगा आप लोगों को जब मैंने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स समझाया था तो मैंने आपको रेट्स के बारे में बताया था। अगर आप लोगों को ध्यान ना हो तो मैंने उसका जो वीडियो बनाया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी क्लियरिटी में कर देता हूँ, 30% मैक्सिमम रेट लगता है कैजुअल इनकम के ऊपर, दैट इज 30%। अब प्रश्न बैठता है कि 30% क्यों? क्योंकि जस्ट इनकम है। कैजुअल इनकम में क्या ये बार बार होगी? नहीं। क्या इसके ऊपर आपको बार बार टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं। यानी कैजुअल इनकम बार बार होने वाली इनकम नहीं है, नाम से ही पता लगता है। इट इज नॉट ए नॉर्मल इनकम, नॉट ए जनरल इनकम, इट इज ए वेरी स्पेशल इनकम जो पता नहीं आज हुई है, दोबारा कभी होगी या नहीं होगी। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा है, ये सेट ऑफ नहीं हो सकती। अब आप प्रश्न बैठता है कि सर सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ होता है कि आपका पास्ट में कोई लॉस हुआ हो और अब आपको बेनिफिट हो गया और आप उस लॉस को कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। स्पेकुलेशंस की इनकम को कभी भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल, आपको आज जीत गए, पहले 2 बार आप हारे हुए थे, आपने टिकट्स लिया हुआ था या टोकन लिया हुआ था, वो टोकन की जो लॉस मनी है आप कहें हम वहाँ से सेट ऑफ कर लेंगे कि हमारे को 2 लाख रुपये फ़ायदा हुआ, 5,000 की टिकट आई, 20,000 का हमारा पहले लॉस हुआ था, तो बाकी पे हम पेमेंट कर देंगे। नो, सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब प्रश्न बैठता है कि क्या नॉर्मल इनकम सेट ऑफ हो सकती है? यस, हो सकती है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के ऊपर भी मैं अपने आप एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं आपको आने वाली क्लासेस में मिल जाएंगे आपको। अब प्रश्न बैठता है कि कैजुअल इनकम समझ में आया, तो इनकम समझ में आया, बस यही है डेफिनेशन? नहीं, इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं। होती है टोटल इनकम, एक होती है ग्रॉस टोटल इनकम। अब मैं आपको इनकम के बाद, कैजुअल इनकम के बाद अब समझा रहा हूँ टैक्स किसके ऊपर लगता है, ध्यान से समझिएगा। एक होती है ग्रॉस टोटल इनकम, एक होती है टोटल इनकम। टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम को समझने के लिए पहले आप ग्रॉस टोटल इनकम को समझिए, तो टोटल इनकम आपको अपने आप लाना चाहिए।
ग्रॉस टोटल इनकम 5 हेड से मिलकर बनी है। नाम पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, हाउस होल्ड हेड, पीजीबीपी यानी प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन हेड, कैपिटल गेन हेड और अदर सोर्सेज। 5 हेड से मिलकर बनी है ये ग्रॉस टोटल इनकम। इन 5 हेडों में से आपने कहीं से भी इनकम जनरेट किया है, उन सब का टोटल आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होता है। बस इतना है, इससे ज़्यादा नहीं। टोटल इनकम, अब ग्रॉस टोटल इनकम जो आपने कैलकुलेट किया उसमें से आप डिडक्शन घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए? डिडक्शन, छूटें घटा दीजिए। जो इनकम बचती है वो बचती है टोटल इनकम, है ना। इसी ग्रॉस टोटल इनकम याद हो गया, मान लीजिए कि डिडक्शन घटा दिया तो टोटल इनकम आ गया। अब टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम यानी डिडक्शन को घटाने के बाद ग्रोस में से जो बचता है, जो पैसा हमारे लिए बचा, वो हमारी टोटल इनकम है, यानी जितनी हमने छूट दी। अब टैक्स किस पे लगता है? ग्रोस पे लगता है, टोटल पे? आपका माइंड क्या कहता है? सोचिए। टोटल पे, बहुत अच्छी बात है, सही जवाब। टोटल इनकम पे लगता है, टोटल इनकम पे लगता है टैक्स। टोटल इनकम के ऊपर ही टैक्स कंप्यूट होता है। अब प्रश्न बैठता है कि ग्रोस बढ़ा या टोटल बढ़ा। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रोस के बराबर कभी भी टोटल इनकम हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमेशा बड़ा ग्रोस ही होगा। ऑलवेज ग्रोस ही बड़ा होगा। इक्वल यस हो सकता है, ग्रोस डिडक्शन 0 हो, टोटल बराबर हो जाएगा, पर कभी टोटल बड़ा हो सकता है? आंसर इज दैट नो। ऑलवेज ग्रेटर ग्रोस नॉट टोटल। कभी भी टोटल इनकम ज़्यादा नहीं होगा। गलती भी मत कर देना कि टोटल बड़ा होगा ग्रोस छोटा होगा, ना, ऑलवेज ग्रोस ही बड़ा होगा। अब क्वेश्चन बैठता है, ग्रोस के ऊपर टैक्स नहीं लगता, टोटल पे टैक्स लगता है। अगर टैक्स हमारा फ्रैक्शन में आ जाए तो मान लीजिए 2315 रुपये 25 पैसे, तो क्या हमें 25 पैसे हम कैसे भुगतान करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टैक्स होता है वो राउंड ऑफ होता है 10 के मल्टीपल्स में, समझिए, मल्टीपल ऑफ 10, केवल टोटल इनकम, ग्रोस को नहीं। ग्रोस हो सकती है 2325 रुपये, 12,87,415 रुपये, एग्जाम्पल है, लेकिन टोटल कभी भी ऐसा नहीं होगा। टोटल हमेशा मल्टीपल में होगा 10 के। आप कभी भी किसी भी टैक्सेबल इनकम को देखिएगा तो टैक्स पेड हमेशा टोटल पीछे लास्ट उसका जो अक्षर होता है वो ध्यान रखना 0 होता है। क्या होता है? 0। जैसे 5,350 रुपये हो सकता है, 5,360 हो सकता है, 40,390 हो सकता है, 40,400 हो सकता है, पर कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा 12,387 रुपये, 12,915 रुपये, मल्टीपल ऑफ 10। पर ध्यान रखना, टोटल इनकम इज अ मल्टीपल ऑफ, यानी यू कैन से राउंडेड ऑफ 10 बट नॉट ग्रॉस टोटल इनकम, ओनली टोटल इनकम इज राउंडेड ऑफ। क्लियर है? ग्रॉस टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं होती है। टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड होती है, बट शर्त है कि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। आप कहेंगे 5,000 का क्या मतलब है? समझ नहीं आया। जब हम एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर क्लास देंगे, अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, तब हम आपको इस बारे में फिर बताएंगे। अभी आपके केवल इतना समझ लीजिए, इफ़ एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सीड ₹5,000, अगर आपकी खेती बाड़ी की इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो इट्स अ टैक्सेबल यानी इंक्लूडेबल टोटल इनकम। वैसे कॉमन सेंस में बोल रहा हूँ, वो एग्रीकल्चर में डिफाइन करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट आपने हमेशा पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, आप देख भी सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती है। हाँ, बोला हुआ है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, पर आप कैसे समझ लीजिए, आपका कान ऐसे पकड़ के ना करके ऐसे पकड़ा हुआ है, टैक्सेबल है। तो शर्त है इनकम 5,000 से ऊपर होनी चाहिए, जब हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब क्वेश्चन बैठता है, इनकम हो गई, कैजुअल इनकम हो गई, टोटल इनकम हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम हो गई, बस क्या यही डेफिनेशन है? नहीं, इसके अलावा भी होती हैं डेफिनेशन। होते हैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये क्या होते हैं सर, इसके बारे में बताइए। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसकी मेरी फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि क्या असेसमेंट ईयर होता है, क्या प्रीवियस ईयर होता है। आप उस लिंक पर जाके उस क्लास को वहाँ से देख सकते हैं। यानी असेसमेंट ईयर क्लियर करने के लिए आपको उस वीडियो पे जाना पड़ेगा। यानी उसमें मैंने पूरी एक क्लास बना रखी है जिसमें आपको पूरी तरह डिफाइन हो जाएगा कि क्या असेसमेंट है और क्या प्रीवियस यानी फाइनेंशियल ईयर है। अब हमारा ये होने के बाद हमारा अगला पॉसिबिलिटी आती है कि हमारा असेसमेंट हो गया, प्रीवियस हो गया, यानी फाइनेंशियल ईयर हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमारे पास क्या ये सारी डेफिनेशन खत्म हो गई? नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी इसमें कुछ बाकी है। हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेन, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया हुआ है, परमानेंट अकाउंट नंबर। आज मैं आपको पेन के बारे में फैक्ट बताता हूँ। ये 10 अक्षरों से मिलकर बना है।
कभी आप लोगों ने पेन ना देखा हो तो देख लीजिएगा। 10 डिजिट्स से मिलकर बना है, जिसके 6 अक्षर अल्फ़ाबेट हैं और 4 अक्षर न्यूमेरिकल हैं। जैसे ABCD, ABCD E 5 अक्षर, फिर 1 2 3 4 यानी 4 न्यूमेरिकल, और लास्ट EF कुछ भी मान लीजिए, यानी कि 10 अक्षर से मिलकर जिसमें 6 अल्फ़ाबेट हैं, 4 न्यूमेरिकल हैं। और एक और बात बताता हूँ, पहले 5 अल्फ़ाबेट हैं, अगले 4 न्यूमेरिकल हैं, लास्ट अक्षर यानी 10th अक्षर अल्फ़ाबेट होता है। ज्ञान की बात है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे आधार कार्ड में 12 अक्षर होते हैं और 4 के 4 न्यूमेरिकल होते हैं, 4 के डिजिट में 12 अक्षर न्यूमेरिकल होते हैं, उसी तरह हमारे पेन कार्ड में 10 अक्षर होते हैं, जिसमें 6 अक्षर अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से लेकर जेड के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, और बाकी 4 अक्षर नंबर होते हैं, जिसमें पहले अक्षर हमारे A to Z में से हो सकते हैं, फिर काउंटिंग में से कोई हो सकते हैं, और लास्ट अक्षर भी क्या होता है, हमारा अल्फ़ाबेट होता है। यानी पेन अल्फ़ा से स्टार्ट होता है और अल्फ़ा पे ही ख़त्म होता है, और पर बीच में अक्षर उसके न्यूमेरिकल होते हैं। पर आधार कार्ड में दिए गए सभी नंबर न्यूमेरिकल होते हैं, नंबर पे स्टार्ट होते हैं और किसी न किसी नंबर पर ख़त्म होते हैं। अब प्रश्न बैठता है कि क्या पेन जरूरी है टैक्स के लिए? यस, ज़रूरी है। विदाउट पेन, पेन इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ योर ITR, जहाँ पर डिफाइन होता है कि इस नंबर से हमारी भरी हुई है। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। पेन के बाद क्या SSC कौन है? SSC जिसने टैक्स पे करना है। क्या SSC एक नॉर्मल SSC होता है? क्या इसके अलावा भी कोई SSC हो सकते हैं? जानने के लिए देखते रहे वीडियो। SSC आप और मैं, इंडिविजुअल, एक HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे आप लोगों ने पहले कभी देखा होगा, पुरानी फैमिलीज मिलकर रहती थी, जैसे दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, अंकल आंटी, सभी उनके बच्चे, ये सारे HUF का पार्ट होते थे। जो इनमें सबसे बड़ा यानी हमारे दादा हो गए, समझ लीजिए वो सबसे बड़ा है, तो वो करता है, मैनेजर है, उन्हीं के ऊपर उनको ध्यान में रखा जाता था। HUF यानी ये भी एक SSC है। कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी, सभी के सभी क्या है SSC। वो आदमी जो इनकम जनरेट कर सकता है, चाहे वो ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो। जैसे आप सब जानते हो कंपनी देना आर्टिफिशियल पर्सन एंड इंडिविजुअल, यानी आप और मैं क्या है, एक ह्यूमन है, नेचर के बने हुए हैं, यानी जीवित हैं। तो यानी कि हम लोगों के द्वारा भी पे किया जा सकता है टैक्स, और एक आर्टिफिशियल कंपनी, आर्टिफिशियल फॉर्म के द्वारा भी टैक्स पे किया जा सकता है। ये सभी के सभी SSC हैं। क्या सिर्फ यही SSC होते हैं? एक होता है डीम्ड SSC। अगला स्टेप आता है, अब प्रश्न उठता है डीम्ड क्या होता है? डीम्ड होता है हैव टू की तरह, मानो या ना मानो, यानी आपकी मर्जी है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी आपको मानना पड़ेगा कि आप SSC हो, यानी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे क्या मतलब है, अभी भी समझ नहीं आया, कोई एग्जाम्पल है आपके पास? यस, अभी लीजिए। कई बार क्या होता है, जब किसी की संपत्ति होती है, कोई इंसान टैक्सेबल होता है, देन आफ्टर दैट वो जब वो डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हेयर, कोई नॉमिनी जिसको ये सारी संपत्ति या सारा इनकम जनरेट हुआ हुआ उसको मिलता है। जब आपको इनकम मिल गया, आपको सारे बेनिफिट्स मिल गए, तो आप उसके बिहाफ पे टैक्स भी पे कर दीजिए। अब जो एक्सपायर हो चुका है, जो नहीं है, तो लीगल ईयर को मिला है, तो वो तो आकर दे नहीं सकता, तो जिसको भी बेनिफिट्स मिले वो उसके बिहाफ पर क्या कर देगा, टैक्स पे कर देगा, यानी डीम्ड SSC। मान लो वैसे आपकी इनकम नहीं थी, आपको मिल गई, आप लीगल ईयर हो, आपको नॉमिनी हो, आपको मिल गई, तब क्या कर दीजिए, टैक्स पे कर दीजिए। समझ रहे हैं? आया समझ? दोबारा सुनते हैं। अगर आप लीगल हेयर यानी जो व्यक्ति की संपत्ति का जिसको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, जिसको वो संपत्ति मिल रही है, उसके जरिए, जैसे मान लीजिए मिस्टर X की सारी संपत्ति उसकी डेथ के बाद मिस्टर Y को मिल गई, तो Y नॉट टैक्सेबल, बट X की इनकम मिलने में तो टैक्सेबल है। तो वो कहता है मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो जनरेट नहीं किया इनकम, Y कहता है, तो सही कहता है। लेकिन Y को कहते हैं जब तुझे सारे बेनिफिट मिल गए तो X के बिहाफ पे जो टैक्स बनता था, जो इनकम टैक्स बनता था, वो पे कर दो। तो Y क्या हो गया, डीम्ड SSC। तू मान या ना मान, तेरी इच्छा है या नहीं है, मान जाओ, यानी ये डीम्ड SSC। एक होता है, क्या ये 2 SSC होते हैं, इसके अलावा कोई और SSC तो नहीं होता ना? होता है, एक होता है डिफ़ॉल्ट। आप कहेंगे डिफ़ॉल्ट भी होता है? यस, होता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, गलती से, बाय डिफ़ॉल्ट, सॉरी, गलती से बन गया आप SSC। अब कहता कोई गलती से भी SSC बन सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? आपने कोई गवर्नमेंट से कोई प्रोडक्ट खरीदा, कहीं से आपने कुछ खरीदा, आप कोई फ़ी भरते हैं, तो आप चालान कटवाते हैं, तो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। आपकी इनकम नहीं है उस लेवल को पार करती, लेकिन फिर भी आप उसके बदले में उसको टैक्स पे करते हैं। यानी कि डायरेक्ट में आपको, इनडायरेक्ट में आपको पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट में पड़ेगा, तो आप डिफ़ॉल्ट SSC हो गए गलती से, यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी में आपको उसके बारे में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यानी क्या है, डिफ़ॉल्ट SSC।
डिफ़ॉल्ट एसएससी भी होते हैं, यानी गलती से एसएससी बन गए। आज के पॉइंट से हमारी इनकम हो गई, कैजुअल इनकम हो गई, टोटल इनकम हो गई, ग्रोस टोटल इनकम हो गई, असेसमेंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, यानी फाइनेंशियल ईयर हो गया, पेन हो गया, एसएससीज हो गए। यानी कि सारी डेफिनेशन में हमने काफ़ी हद तक आज अपनी इस क्लास के अंदर काफ़ी डेफिनेशंस को क्लियर किया। अब हमने जो इस क्लास के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ टेक्स्ट सीखा था, कंप्यूटेशन ऑफ टेक्स्ट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टेक्स्ट हमने अपने इस टेक्स्ट की क्लास में कंप्यूटेशन ऑफ टेक्स्ट, डेफिनेशंस, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पेन, सब के बारे में जानकारी लिया है। तो अब हम इस डेफिनेशंस को समझने के बाद क्लियरिटी करते हैं कि आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो होंगी। तो अब हम इसके उम्मीद रखते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन हो, अगर आपको टैली से जुड़ी कोई क्लास जानकारी लेनी हो तो उससे जुड़ा लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट टैली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैली के जरिए। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।